अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, रिव्यू क्वेश्चंस को तो हमने देख लिया, रिव्यू क्वेश्चंस में क्या करना है ये भी देख लिया। स्टूडेंट्स, अब बारी है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे एग्जामिनर या ये क्वेश्चंस लिखने वाला ऑथर प्योर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है, तो इसके आंसर में भी हमने कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करना है। क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन की रमज को समझते हुए, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए हमने अपने आंसर को डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन चारों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन डिस्कशंस के एंड पे आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो से पहले भी नसीहत कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए इन क्वेश्चंस को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं 10.1 फर्स्ट चैप्टर का, यानी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के हवाले से भी आपको यही बात जहन में रखनी है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके तमाम चैप्टर के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का एक छोटा सा टेस्ट होते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी खुद सॉल्व करें, यानी कि इस वीडियो को भी हमेशा की तरह यहाँ पर पॉज करें, इन क्वेश्चंस को बारी बारी पढ़कर समझकर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तो आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएं तो ख़ुद को शाबाश दें, और अगर सॉल्व ना कर सकें तो वीडियो को प्ले करके यहाँ से चीज़ों के हिंट्स ले सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें कहता है कि इफ़ द लेंथ, यानी लेंथ का जिक्र किया जा रहा है, लेंथ किसकी? द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। यानी हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ बताई जा रही है कि डबल हो गई है, तो इस लेंथ के डबल होने से स्टूडेंट्स टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हम जानते हैं टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टी। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड के फॉर्मूला को जरा रिकॉल कीजिए, इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। स्टूडेंट्स, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इस फार्मूले को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ। अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी सेम नहीं रहेगा, पहले जितना नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि हमने टाइम पीरियड चेंज करने के लिए लेंथ को चेंज किया। सो लेंथ के लिए नई वैल्यू है एल प्राइम, किसके इक्वल है? 2L के इक्वल है। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड की वैल्यू टी नहीं रहेगी बल्कि टी प्राइम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बनेगा फार्मूला? टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल की जगह क्या लिखूंगा? एल प्राइम ओवर जी। तो जल्दी से एल प्राइम की इस वाली वैल्यू को यहाँ पर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दें। हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एल प्राइम इन इक्वेशन नंबर 1, स्टूडेंट्स क्या बनेगा? सॉल्व करते हैं। टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल की जगह 2L ओवर जी। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स में जानते हैं कि अगर तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों और एक ही अंडर रूट में लिखी हों तो सेपरेट लिखी जा सकती हैं। जैसे कि अगर लिखा हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है, अलग अलग करके। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भी यही कुछ करेंगे, इस 2 को अंडर रूट में अलग कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये अंडर रूट 2 बाहर ले गए और एल ओवर जी विद अंडर रूट अलग करके लिख दिया। बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। इस 2 को आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको शुरू में ले जाते हैं, क्या बनेगा फटाफट से देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर करने लगा हूँ बाकी। सो
इधर करते हैं। सो टी प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। स्टूडेंट्स ये 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्या ये ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं? यस, ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मैं सिंपली यही बात यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो टी प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इनटू द ओरिजिनल फार्मूला ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स इससे क्या चीज़ साबित होती है? इससे साबित ये होता है कि अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये था हमारा इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का फुल फ्लेज सॉल्यूशन जो मैंने आपके सामने किया। अब हम बढ़ेंगे इससे एक अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है इसी चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? A ball is dropped from a certain height onto the floor and keep bouncing. Is the motion of ball simple harmonic? कहता है कि अगर एक बॉल कहीं पर फेंकी जाए ऊपर से, सो स्टूडेंट्स एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कहाँ पर? किसी हाइट से फ्लोर पर, ग्राउंड पर, और वो बॉल बाउंस करना शुरू हो गई है, उछलना शुरू हो गई है। तो क्या कहेंगे, क्या उस बॉल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है? स्टूडेंट्स इसको इमेजिन कीजिए कि आपने इस बॉल को ख़ास हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया। स्टूडेंट्स जब बॉल यहाँ से नीचे गिरेगी तो नीचे गिर के फिर से उछलेगी, उछल कर क्या उसी हाइट तक जाएगी? नॉट एट ऑल। अब दोबारा नीचे गिरेगी, नीचे गिर के फिर उसी हाइट तक जाएगी? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप गौर करें तो ये बॉल अपनी हाइट को कॉन्टिन्यूसली लूज करती चली जा रही है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि द मोशन ऑफ बॉल किस किस्म के? द मोशन ऑफ बॉल इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो स्टूडेंट्स ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक किस्म है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी फ्रीली एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करती रहे, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड सरासर कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके एम्पलीट्यूड में वक्त के साथ कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस हमारी एग्जाम्पल के केस में, बाउंसिंग बॉल के केस में ऐसा नहीं हो रहा। द एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग। तो जिसकी वजह से ये डैम्प्ड ऑसिलेशन तो ज़रूर कहलाएगा मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और आपको ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा। अब हम बढ़ेंगे इससे एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। A student performed 2 experiment with simple pendulum. एक स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। she used 2 bobs of different masses. उसने 2 बॉब्स यूज़ किए डिफरेंट मैसेस के, यानी एक का मैस हो सकता है ज़्यादा हो और एक का मैस हो सकता है कम हो। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, यानी सिंपल पेंडुलम्स में 2 मैसेस चेंज किए और दोनों पेंडुलम्स में मैसेस के अलावा बाकी तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। टू हिज हर अस्टॉनिशमेंट, अस्टॉनिशमेंट कहते हैं हैरानगी को, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिड नॉट चेंज। तो स्टूडेंट्स पहले तो समझते हैं कि हो क्या रहा है। हो कुछ ये रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है L और उसमें एक छोटा सा बॉब लगा हुआ है। हमारे पास एक और पेंडुलम है, उसकी लेंथ है सेम L, लेकिन उस केस में जो बॉब यूज़ किया जा रहा है वो थोड़ा सा बड़ा। अब उस स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इन दोनों पेंडुलम्स को वाइब्रेट करवाना शुरू करता हूँ तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। क्या आप वजह जानते हैं क्या है? स्टूडेंट्स आइए ज़रा हम वजह जानने की कोशिश करते हैं। अभी चंद लम्हे पहले हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला देखा था। क्या था स्टूडेंट्स? 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। तो हमने उसमें देखा था कि ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
एक फैक्टर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ, और दूसरा फैक्टर टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स इसके यही दो फैक्टर्स हैं जो फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होगी, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को चेंज करूंगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू में चेंज आएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में लेंथ की वैल्यू सेम है, अगर इसमें लेंथ हम x ले रहे हैं तो इसकी लेंथ भी हम x मीटर्स ही ले रहे हैं, दोनों में पेंडुलम्स में लेंथ सेम है। और अगर लेंथ सेम है स्टूडेंट्स तो साथ ही साथ ये सेम जगह पर पड़े हुए हैं, इनके लिए g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स अगर यही दो फैक्टर्स जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करते हैं कांस्टेंट है तो क्या ख्याल है, क्या टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होगी? बहुत सिंपल सा जवाब है, नॉट एट ऑल। मैस को चेंज करने से टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसके लिए? याद रखिएगा ये बात चल रही है सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम के लिए मैस से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अगर आप इसी बात को तीसरे पॉइंट में लिखें तो आप लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड किसका? ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। ये मैस पर किसी सूरत डिपेंड नहीं करता। तो आप मैस को चाहे जितना मर्जी करते रहें, जितना मर्जी काम करते रहें, इससे टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तीनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, सारे का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में तमाम कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बेसिक्स बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 यानी 10.4। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वैसे तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी सी डिटेल और आपके सामने रखूँगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कहता है कि ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिन्हें किसी किस्म के मटीरियल मीडियम की ज़रूरत पेश नहीं आती इनकी प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन कहते हैं वेव्स का एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का अमल। चलिए फाइंड आउट करते हैं ऐसी कौन सी वेव्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात फाइंड आउट करने से पहले मैं एक पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दूं। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक वाटर टैंक हो और वाटर टैंक में पानी की सरफेस को स्मूथ या स्टेशनरी होने का वक्त दिया जाए और फिर इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की जाए तो वो डिस्टर्बेंस पानी के मीडियम को ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करवाती है। सो स्टूडेंट्स इसमें जो अप एंड डाउन मोशन है वो किसका है? मीडियम का। किस मीडियम का? वाटर के मीडियम का। यहाँ पे वाटर एज अ मीडियम ट्रीट हो रहा है। वाटर एक मटेरियल मीडियम है, यानी ये एक मैटर से बना हुआ मीडियम है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ का मीडियम है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इसका कुछ ना कुछ मैस भी है। तो स्टूडेंट्स ये वाटर में बनने वाली वेव्स कौन सी थी? हमने इनको क्या कहा था? याद कीजिए, हमने कहा था कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो वो वेव्स जो मीडियम रिक्वायर करें, जो मीडियम के बगैर ट्रैवल ना कर सकें, वो क्या कहलाएंगी? दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। लेकिन स्टूडेंट्स हमसे सवाल में तो कुछ और चीज़ पूछी जा रही है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, यानी हमसे पूछा जा रहा है कोई ऐसी वेव जिसमें मीडियम की शर्त या रिक्वायरमेंट मौजूद ना हो। अब उसके बारे में क्या कहेंगे आप जानते हैं, तो वो कौन सी टाइप्स ऑफ वेव्स हैं? दे आर कॉल्ड एज electromagnetic waves. So students, electromagnetic waves do not require any medium for their propagation. ये अपने propagation के लिए
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत महसूस नहीं करती। ये बगैर मीडियम के भी एक कोने से दूसरे कोने चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, चलिए फिर से करते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें सन की, तो सूरज से जो निकलने वाली रोशनी है वो हम तक कैसे पहुँच रही है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हम तक ये जो सूरज से आने वाली रेज हैं वो कैसे आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है। स्पेस का मतलब है वैक्यूम है, खला है, कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम। लेकिन फिर भी ये रेज हम तक आ रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। स्टूडेंट्स, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये रेज हम तक आती कैसे हैं। क्या आप ये बात जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के बगैर भी कैसे प्रोपागेट कर सकती हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन पर मुश्तमिल हैं स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल हैं। अगर आप ये रेड वाली वेव्स देखें, ये रेड वाली वेव्स जो एक ख़ास मेन पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाइब्रेट करती हुई जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ब्लू वाली वेव्स अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये ब्लू वाली वेव्स इस मेन लाइन के अप एंड डाउन क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे की तरफ प्रोपागेट करती हुई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपागेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस प्रोपागेट या वाइब्रेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से खल्क होती हैं और आगे की तरफ प्रोपागेट किए चले जाती हैं। सो आप इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या है? स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक में भी इनकी एग्जांपल्स की थी, जैसे कि एक्स रेज। तो क्या एक्स रेज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और कोई एग्जांपल नहीं, इसकी और एग्जांपल्स भी हैं। हमारी विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये भी आपके जहन में पैदा हो सकता है, ये मैं सिर्फ आपके पुरतजस्सुस जहन की तस्कीन के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इन एक्सप्लेनेशंस को आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, हाँ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस आपकी बेसिक्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर कितनी हैं, कितनी इकसाम की हैं, इसका तज़किरा मैंने थोड़ा सा चैप्टर के दौरान भी किया था जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस कर रहा था। चलिए इसको पिक्चर के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक पिक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप इनको पिक्चर्स की सूरत में देखें तो ये है वो विजिबल स्पेक्ट्रम। ये वो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यानी कि ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट कलर्स पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम रंग हैं जिन्हें हम अपनी नज़र से देखते हैं, ये लाइट बनाते हैं। रोशनी के तमाम रंग ये हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरह से भी बताया कि ये लाइट के अलावा भी बहुत सारी और वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल है। अगर वॉयलेट से ज़्यादा की एनर्जी की बात की जाए तो वॉयलेट से ज़्यादा एनर्जी है अल्ट्रा वॉयलेट की। अल्ट्रा कहते हैं ज़्यादा को। तो अल्ट्रा वॉयलेट ऐसी वेवलेंथ्स या ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इनकी एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन इनकी वेवलेंथ शॉर्टर है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और इनकी एनर्जी हायर होती है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, शॉर्टर वेवलेंथ बट मोर एनर्जी। तो इससे आगे आइए एक्स रेज। एक्स रेज की एनर्जी इससे भी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से भी शॉर्टर होगी। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही का हिस्सा है। और स्टूडेंट्स, एक्स रेज से ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ गैमा रेज की है।
गैमा रेज की एनर्जी एक्सरे से ज़्यादा होगी। सो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, वेवलेंथ शॉर्टर होती चली जा रही है और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है। स्टूडेंट्स, इसके अगर बरअक्स देखा जाए ऊपर की जानिब, तो विजिबल स्पेक्ट्रम से कम एनर्जी रेड की है। रेड कहते हैं, रेड से कम एनर्जी वाली वेव्स को कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रा का मतलब है लेस, इंफ्रारेड का मतलब है एनर्जी लेस देन रेड। तो स्टूडेंट्स, इनकी एनर्जी लेस देन रेड होती चली जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, और इनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। सो याद रखिएगा, वेवलेंथ ज़्यादा होती चली जाएगी और एनर्जी कम होती चली जाएगी। सो इंफ्रारेड के बाद आते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोवेव्स। अगर माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव्स की एनर्जी इंफ्रारेड से भी कम है और वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इंफ्रारेड की वेवलेंथ मिलीमीटर्स के ऑर्डर की है, जबकि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ उससे बड़ी है, सेंटीमीटर्स के ऑर्डर की है। तो एनर्जी कम होगी। और अगर आप रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है और एनर्जी उतनी ही कम होती है स्टूडेंट्स इनकी। सो ये तमाम चीज़ें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में आएंगी। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इन्हीं तमाम वेव्स के गुलदस्ते का नाम स्पेक्ट्रम है। इन्हीं तमाम वेव्स को अगर कंबाइन करके स्टडी किया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेव्स को कहते हैं। तो जिस ग्रुप ऑफ वेव्स को आप स्टडी कर रहे हो वो उस वेव का स्पेक्ट्रम कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, असल क्वेश्चन था कि कौन सी वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं करती, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं करती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपने देख ही लिए होंगे इन चारों क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किए, और इन चारों क्वेश्चंस को वंस अगेन मैंने कॉन्सेप्चुअली भी आपके सामने रखा है और साथ ही साथ मैंने इनके सोल्यूशंस भी आपके सामने किए हैं। तो जो चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपने नोट की होंगी और कॉन्सेप्ट्स भी एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।